आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर, नए नोटिफिकेशन के अनुसार जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ क्या है, उनके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पंकज सिन्हा, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो पंकज जी, कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैडम। न्यू क्रिमिनल लॉज, तो ये हैं कौन कौन से और क्या क्या चेंजेस हैं इसमें? जो 3 नए कानून आए हैं, और ये तीनों ही क्रिमिनल लॉज में ही 3 नए कानून आए हैं, और ये पुराने जो कानून थे उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे ये 3 नए कानून लाए गए हैं। जैसे पहले एक कानून था इंडियन पीनल कोड 1860 का, तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे लाया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले जो पुराना कानून था वो था CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो कानून था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये 3 कानून आए हैं, लेकिन इसमें जो चेंजेस हैं, ये कानून 2 चीज़ों से डील करते हैं, और पहले भी 2 ही चीज़ से करते थे। एक था सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा था प्रोसीजरल लॉ। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, जो इंडियन पीनल कोड की जगह पे आया है, वो डील करता है आपका सब्सटैंटिव लॉ से। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब ये होता है कि जो आपके राइट्स हैं उसको अगर किसी ने वायलेट किया तो उसके लिए उसको सज़ा होती है। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको आपने ठीक से डिस्चार्ज नहीं किया तो आपको सज़ा होती है, क्योंकि आप बेसिकली राइट्स को अगर वायलेट कर रहे हैं या ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, जिसको क्राइम समझा जाता है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, उस लाइबिलिटी को भी ठीक से अगर आप नहीं उसको निभा पाते हैं तो भी आपको सज़ा होती है। तो भारतीय न्याय संहिता ये बताता है किस तरीके से आपको काम करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको क्या सज़ा होगी। जैसे देश में लोगों की संपत्ति को सुरक्षित रखना काम है, अगर कोई उसको उनके बिना कंसेंट के ले जाता है कहीं तो चोरी हो जाती है, तो चोरी के लिए आपको कोई सज़ा होगी। हर आदमी को राइट टू लाइफ गारंटीड है संविधान में। अगर आपने उसके साथ मिसबिहेव किया, उसको मारपीट की, उसका मर्डर किया, उसके साथ कुछ भी किया, तो आपने उसके साथ अपराध किया और उसके लिए आपको सज़ा होगी। तो ये आप इस सब से डील करेगा भारतीय न्याय संहिता। दूसरा आपका आता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो आपको प्रोसीजर बताता है कि कैसे आप ये सारी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये जो पनिशमेंट्स हैं, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लागू करेंगे, क्योंकि कोर्ट में जो काम होना है वहाँ पे केस चलना है। तो प्रोसीजरल लॉ के लिए लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें गवाही वगैरह होती है। जी, पुराने से नए में क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन की जब आप बात करेंगे, परिवर्तन अलग अलग अधिनियम में अलग अलग तरीके से किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में पहले टोटल 23 चैप्टर्स थे, अब उसकी जगह पे 20 चैप्टर्स हो गए हैं। अच्छा, यानी कि 3 और कम हो गए हैं। 3 और कम हो गए हैं जी। पहले उसमें 511 सेक्शंस थे, अब उसकी जगह पे 358 सेक्शन हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शंस और चैप्टर्स के ही नंबर कम हो गए। उसी तरीके से जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप देखेंगे तो पहले टोटल 37 चैप्टर्स थे और जो सेक्शंस थे वो थे 484। अब उसकी जगह पे टोटल चैप्टर तो हो गए हैं 39 और सेक्शंस हो गए हैं 531, यानी सेक्शंस भी बढ़ गए और चैप्टर्स भी बढ़ गए। उसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले जो चैप्टर्स होते थे वो थे 11, अब एक चैप्टर उसमें बढ़ा के उसको कर दिया गया है 12। पहले टोटल सेक्शन थे 167, अब हो गए हैं 170। तो इस तरीके से ये कॉमन मैन के हिसाब से सेक्शंस और चैप्टर्स का जो नंबर्स हैं, तो उसी में बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता जो है इंडियन पीनल कोड की जगह पे लाया गया है, उसमें इसको बेसिकली सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से अब बनाया गया है। पहले का लॉ एक आर्केइक एक्ट था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बनाया था जो उनके इंटरेस्ट को सूट करे, और अब का जो है वो सिटीजन्स के हिसाब से बनाया गया है। अब जो एक्ट्स बनाए गए हैं वो थोड़ा ऑफेंसेस की सीरियसनेस को रखते हुए, जैसे पहले के एक्ट में क्या था कि सीरियस ऑफेंसेस बहुत नीचे के नंबर में आया करते थे, जैसे 302 मर्डर का था, 376 रेप का था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, इनको पहले उनको प्रायोरिटी दे दी गई है, तो उनके नंबर्स बदल गए हैं। तो इस तरीके के जो प्रावधान है उसमें परिवर्तन किए गए हैं। अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करेंगे तो उसमें जो CRPC की जगह आया है, उसमें क्या हुआ है, FIR का स्कोप बढ़ा दिया गया। पहले FIR आपको पुलिस स्टेशन में जाके ही करवाना होता था,
और वो भी वहीं कराना होता था जिस एरिया में आपका ये अपराध हुआ है, आपके साथ किसी ने अपराध किया है। लेकिन अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, यानी कि आप किसी भी थाने में जाके एफआईआर करा सकते हैं, यानी 0 एफआईआर की फैसिलिटी दे दी गई है। ये सरकार ने बहुत एक स्वागत योग्य कदम उठाया है। बिल्कुल, ताकि लोग परेशान ना हो और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका रास्ता निकल सके। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं जो कई बार अपने घर में उनके साथ ऑफेंस होता है, रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है कि अब वो अपने घर से ही ईमेल या व्हाट्सएप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है उनके थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और 3 दिन के अंदर जाके उनको साइन करना होगा और वो भी वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उनका रिकॉर्ड करेंगी एफआईआर। तो ये कुछ जो फैसिलिटीज हैं वो दी गई हैं। और अगर कोई डिसेबल्ड है, ये वुमेन फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, तो उनके तो घर पे आकर या फिर सुविधा अनुसार कोई जगह फिक्स करें, वहां पे उनका रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है इस एक्ट में कि अब आप इलेक्ट्रॉनिकली भी एफआईआर करा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे टाइमलाइंस भी फिक्स किए गए हैं, जैसे कि पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोविजन नहीं था एक्ट में। एक बस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि एफआईआर तो करना है आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में, लेकिन आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अब मैंडेटरी लगभग कर दिया है कि 7 साल से अगर कम की सजा है जिस ऑफेंस में, उसमें आप डीसीपी की परमिशन से या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन से पुलिस चाहे तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वो भी उसको 14 दिन में ही करना है। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे केसेस हैं जो पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग कई बार रहते भी नहीं हैं और वो केसेस चलते रहते हैं। जो नए चेंजेस हैं उसमें समय सीमा का बहुत ध्यान रखा गया है। और आपने जैसे बोला कि केसेस चलते रहते हैं, लोग नहीं होते हैं, तो उसमें भी अब ऐसा प्रावधान आया है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी विदेश में है, उसको हम ला नहीं पा रहे, जैसे बहुत सारे टेररिस्ट उनको हम ला नहीं पाते हैं, तो इसमें प्रोविजन ये है कि उनको नोटिस भेजा जाएगा और अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनके अगेंस्ट यहाँ ट्रायल चलाया जा सकता है, जो पहले नहीं था। अब इसमें है कि आप उनको नोटिस भेजेंगे, उनको 90 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद नहीं होता है तो उनके अगेंस्ट इंडिया में ट्रायल किया जा सकता है और बाद में फिर उसको पुलिस अरेस्ट कर सकते है। तो ये भी बहुत एक बड़ा ट्रायल को एक्सटेंड किया गया है। लेकिन जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम है कि जजेस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ट्रायल जब खत्म हो जाएगा, ट्रायल मतलब एविडेंस और आर्ग्यूमेंट जब खत्म हो जाएंगे, तो जज के लिए भी टाइमलाइन ये दिया गया है कि उसको 30 से 45 दिन के अंदर जजमेंट दे देना है। और जो बहुत बल्कि केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें एक एक चीज को आपको एनालाइज करना है, तो वहां पे शायद थोड़ा जजेस के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे इसमें 30 से 45 दिन इररिस्पेक्टिव ऑफ कोर्ट्स दिया गया है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो समरी ट्रायल हो, चाहे वो वारंट केस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम 45 दिन में उनको जजमेंट दे देना है। जब आप किसी का सर्च करने जाते हैं, किसी के घर में भी जाते हैं, तो उसके लिए भी अब एक प्रोविजन हो गया है कि उनको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजों का सहारा लेना है। यानी आप ऑडियोग्राफी भी करेंगे, वीडियोग्राफी भी करेंगे, तो आप केवल पुलिस जाके सर्च नहीं कर सकती और ये नहीं दिखा सकती एक विटनेस ने साइन कर दिया था और ये हो गया, अब उसकी ऑडियोग्राफी वीडियो। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पर बहुत फोकस किया गया है। और जो साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट की जगह जो आया है, उसमें भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को ही फोकस किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी अब एक तरह से वो प्राइमरी एविडेंस मान रहे हैं। प्राइमरी एविडेंस का मतलब ये होता था कि आपको सपोज करिए कि आपके मोबाइल से कोई मैसेज रिकॉर्ड हुआ, तो आपको वो ओरिजिनल मोबाइल प्रोड्यूस करना होता था जिससे रिकॉर्ड होता था। अब क्या है कि आप अगर एक सर्टिफिकेट दे देते हैं और आप बोलते हैं कि इस मोबाइल से या इस कंप्यूटर से हुआ है और वो मेरे कंट्रोल पोजीशन में था, रेगुलर यूज में था, और आपको वो मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल से ट्रांसफर हुई है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अब मेरे मोबाइल पे उनके मोबाइल से ट्रांसफर हुई थी, आप इसमें ये प्रूव कर देते हैं, तो आपका जो एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस होगा। तो पूरे एक्ट में जो एक्ट्स आए हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मोड्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और ये देखा गया है कि लोगों की कन्वीनियंस, लोगों की सहूलियत को कैसे बढ़ाया जा सके। तो ये जो मेजर चेंजेस हैं वो इन एक्ट्स में है। जैसे आपने बात करी कि ये चेंजेस किए गए हैं, तो क्या आतंकवाद और मॉब लिंचिंग जैसे और राष्ट्रीय सुरक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अगर हम कहें, तो इसके लिए भी क्या जो ये नए न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इसमें इनका प्रावधान है? हाँ, इसमें मॉब लिंचिंग नया इंक्लूड किया गया है, टेररिज्म के भी ऑफेंस नए इंक्लूड किए गए हैं, और जो संप्रभुता है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसको भी अपराध माना जाएगा। और इनके लिए अलग अलग से इन्होंने सेक्शंस रखे हुए हैं और इसमें टेररिज्म की भी पूरी डेफिनेशन इन्होंने दी है कि कौन कौन से लोग टेररिज्म में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप
फेक करेंसी नोट्स यूज करते हैं या बनाते हैं, तो उस तरीके के ऑफेंसेस को भी टेररिज्म के दायरे में लाया गया है। तो ये आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और ये राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं उनको भी लाया गया। लेकिन हाँ, अगर आप किसी सरकार के खिलाफ अब कुछ बोलते हैं, किसी नेता के खिलाफ बोलते हैं, तो उस पे उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। आप अगर देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं, राष्ट्रीय हित के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो वो जरूर माना जाएगा। ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज में बदलाव लाए जा रहे हैं, इससे कम्युनिटी को किस तरीके से फायदा हो रहा है? कम्युनिटी को तो इससे फायदा हो ही रहा है, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक वेट करना पड़ता था, वो खत्म हो जाएगा। टाइमलाइन हर चीज के लिए फिक्स की गई, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे वो जजमेंट हो, हर चीज के लिए टाइमलाइन है। और जो ये न्याय प्रक्रिया है उसका भी एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि आपको 5 साल या 6 साल के अंदर जजमेंट देना है। कुछ इस तरीके की भी बात है? नहीं, इस तरीके का नहीं है ना। जिस दिन ट्रायल हो जाएगा उससे 30 से 45 दिन के अंदर जजमेंट दे देना है। लेकिन जैसे ही ट्रायल खत्म होगा, 45 दिन से ज्यादा कोई भी जजमेंट को विदहेल्ड नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। अब हर केस में लोगों को जेल नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई छोटे ऑफेंस हैं, जैसे मान लीजिए कि 5,000 से कम की चोरी है या कोई छोटा ऑफेंस किया है आपने, इसको पेटी ऑफेंस बोलते हैं, या फिर मान लीजिए कोई दारू पीता हुआ पकड़ा गया, तो पहले के केस में क्या होता था, दारू पी रहा है और पकड़ा गया तो उसको 24 घंटे जेल जाना होता था। अब का क्या होगा, उसको कम्युनिटी सर्विस करनी होगी, पहली बार कम से कम पकड़ा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों का एक तो सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, दूसरी चीज कम्युनिटी में लोग आएंगे जो इन चीजों को समझेंगे कि किस तरीके की कम्युनिटी में समस्या होती है और हम कैसे कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज कि शायद कम्युनिटी में सर्विस देने से लोग ज्यादा घबराएंगे, इसलिए घबराएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ तो लोग उन्हें जानते हैं, तो इससे अपराध घटने के बहुत चांसेस हैं कि लोग क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं दारू पीता पकड़ा गया या मैंने कोई छोटी चोरी की, मुझे उसी कम्युनिटी में जाके अगर सर्विस करनी पड़ी तो वहाँ 10 लोग मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे देखेंगे और बोलेंगे अच्छा ये तो दारू पीता था इसलिए इसको कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ रही है। पंकज जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई और बहुत सारी चीज़ें बताई। मुझे लगता है कि हमारे सारे साथियों को समझ में आया होगा। आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।